वेलकम टू डिफेंस तैयारी फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम हाइड्रोकार्बन्स की सेकंड वीडियो लेकर आए हैं और जिसमें आज हम टॉपिक कवर करेंगे कि एल्कीन्स। ठीक है, एल्कीन्स हमारी क्या होती हैं? एल्कीन्स हमारी डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स होती हैं जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ऐसी हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहते हैं? एल्कीन्स कहते हैं। दोस्तों जो एल्कीन्स हैं उनको ओलेफिन्स के नाम से भी जाना जाता है। ओलेफिन्स का मतलब जो ऑयल फॉर्मिंग होती हैं। ठीक है, तो एल्कीन्स हमारी ऑयल की क्या करती हैं? ऑयल को फॉर्म करते हैं, ऑयल फॉर्मिंग होते हैं, ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड्स होते हैं। एक्चुअली दोस्तों सबसे पहले जब हमने क्या किया, हमारे पास था इथीन। क्या था हमारे पास? इथीन था। इथीन क्या है? इथीन को इथाइलिन भी कहते हैं। एक्चुअली बच्चों ये जो इथाइलिन है ये हमारा पहला मेंबर है, फर्स्ट मेंबर होता है एल्कीन का। ठीक है, हमने इस फर्स्ट मेंबर के साथ क्या किया? हमने इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाई। जब क्लोरीन के साथ करवाई तो क्लोरीन ने क्या किया? दो क्लोरीन है मेरे पास, एक क्लोरीन मेरा इस कार्बन के साथ अटैच हुआ और दूसरा क्लोरीन मेरा इस कार्बन के साथ अटैच हुआ और अटैच होकर इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये प्रोडक्ट बना दिया Cl CH2 CH2 Cl। ये क्या बन गया मेरा? 1,2 डाइक्लोरो इथेन बन गया। और दोस्तों सबसे पहले यही किया गया, ये प्रोडक्ट बनाया गया और ये प्रोडक्ट हमारा लिक्विड था। ये प्रोडक्ट क्या था? हमारा लिक्विड था। वेल ये एक जनरल इंट्रो में आ गया। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि हम एल्कीन्स की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, यानी कि जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। तो हमारे पास सबसे पहला तरीका आता है कि एल्कोहल से हम क्या करेंगे? एल्कीन्स बनाएंगे फ्रॉम एल्कोहल्स। तो चलिए बनाते हैं। देखो ये है मेरे पास एक क्या? एल्कोहल CCOH। ठीक है, ओके। अब बच्चों ये जो कार्बन है जिसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है ये मेरा अल्फा कार्बन है और इसके अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच है दिस इज माय बीटा कार्बन। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि बीटा कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है जिसको क्या बोलूँगा मैं? बीटा हाइड्रोजन। अब बीटा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन का ये जो OH है, यहाँ से अगर मैं H और OH को निकाल दूँ, यानी कि यहाँ से अगर मैं H2O को निकाल दूँ तो यहाँ पे क्या होगा? इन दोनों कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और डबल बॉन्ड आने की वजह से यहाँ पे ये कंपाउंड क्या बन जाएगा मेरा? एल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि अल्कोहल से एल्कीन बनाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? रिमूवल ऑफ वाटर। भाई पानी को रिमूव करना पड़ेगा और पानी को रिमूव करना क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन कहलाता है ना भाई? डिहाइड्रेशन प्रोसेस कहलाती है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहलाती है। तो चलिए हम अल्कोहल से क्या करते हैं? हम अल्कोहल से एल्कीन बनाते हैं। तो मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि मेरे पास है CH3 CH2 CH2OH। बच्चों ये मैंने ली प्रोपेनॉल। इसका क्या नाम है? प्रोपेनॉल। भाई तीन कार्बन है, तीन कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। और सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड हैं तो प्रोपेन, और पहले कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा है तो प्रोपेनॉल। ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? अब मैं जानता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे एल्कीन बनानी है तो ये तो मेरा अल्फा कार्बन हो गया, ये मेरा बीटा कार्बन हो गया। अब बीटा कार्बन का एक हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन का OH ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से क्या निकल गया? वाटर निकल गया। तो यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH2। सही बात है। तो ये मेरा क्या बन गया? प्रोपीन बन गया।
क्या बन गया, प्रोपीन, यानी कि ये मेरी क्या बन गई, एल्कीन बन गई। तो पहला तरीका आपको समझ में आया। पहला तरीका क्या है, डिहाइड्रेशन करना होगा, किसका, अल्कोहल का, तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। दोस्तों जो एल्कीन है अगर मुझे डिहाइड्रेशन से बनानी है तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यूज़ कर सकता हूँ एज ए कैटलिस्ट, या फिर मैं मिनरल एसिड्स का यूज़ कर सकता हूँ। किसका यूज़ कर सकता हूँ, मिनरल एसिड्स का। यानी कि अल्कोहल की रिएक्शन डिहाइड्रेशन से करवानी है मुझे, मतलब उसमें डिहाइड्रेशन करवाना है, तो हम इन कैटलिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए पहली रिएक्शन करके देखते हैं डिहाइड्रेशन की, किसके साथ, Al2O3 के साथ। तो मेरे पास है मान लो ये वाला कंपाउंड, दिस इज CH3CH2OH, ये क्या है, इथेनॉल है, ठीक है, इथेनॉल है। अब इथेनॉल में मैं करूँगा क्या, मैंने डाला Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड डाला, और बच्चों मेरे को थोड़ा सा हीट देना पड़ेगा, जो कितना है 620 केल्विन का। भाई इतने टेम्परेचर में मैंने इसको क्या कर दिया, गर्म कर दिया, हीट कर दिया। तो अब मेरे पास क्या होगा भाई, सेम प्रोसेस, डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर। तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा इथीन। क्या बन जाएगा, इथीन। सही बात है। आगे चलते हैं। अब मैं मिनरल एसिड्स भी ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ, मिनरल एसिड्स। तो मिनरल एसिड में मैं यूज़ करूँगा कंसनट्रेटेड H2SO4 और इसको हीट कर दूंगा, ठीक है, अल्कोहल को हीट कर दूंगा इसका यूज़ करके, और इस प्रोसेस को बोला जाता है एसिडिक डिहाइड्रेशन। क्या बोला जाता है, एसिडिक डिहाइड्रेशन। तो चलिए करते हैं। बच्चों मैंने सबसे पहले लिया यहाँ पे क्या, प्राइमरी अल्कोहल। भाई प्राइमरी अल्कोहल ले लिया, जैसे कि भाई मैंने ले लिया यहाँ पे इथेनॉल, इथेनॉल ले लिया। अब इथेनॉल में मैंने क्या डाला, कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला। अब ये जो कंसनट्रेटेड H2SO4 है इसको मैंने हीट किया 440 केल्विन पे, तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से रिमूवल ऑफ वाटर, एंड जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो मेरा इथीन बनेगा। इसके बाद अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल, कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं, तो जैसे कि मैंने ले लिया ये वाला, जैसे कि मैंने ले लिया ये वाला, ये क्या है, प्रोपेन-टू-ऑल। क्या है ये, प्रोपेन-टू-ऑल। भाई दूसरे कार्बन पे OH है, प्रोपेन-टू-ऑल है। यहाँ पे भी मैं क्या यूज़ करूँगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। और यहाँ पे बच्चों जो टेम्परेचर है वो हल्का सा कम लेना पड़ेगा, कितना, 373 केल्विन। अब देखो यहाँ पे जो मेरा बीटा कार्बन है वो ये भी है और ये भी है, यानी कि मैं कोई भी बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता हूँ, यानी कि मैं इस वाले से भी रिमूव कर सकता हूँ और इस वाले से भी। आपकी इच्छा है, आप किसी से भी कर दो। तो यहाँ पे किसी से भी करोगे प्रोडक्ट सेम बनेगा। कैसे, यही प्रोडक्ट बनने वाला है, कौन सा, प्रोपीन, प्रोपीन बनने वाला है। और यहाँ पे हुआ क्या, रिमूवल ऑफ वाटर, क्योंकि हम डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद मैं ले लेता हूँ टर्शरी अल्कोहल। तो मेरे पास है ये रहा टर्शरी अल्कोहल, ठीक है, ये क्या रहा, टर्शरी अल्कोहल रहा। अब इस टर्शरी अल्कोहल में आप देख रहे हैं कि बीटा कार्बन कितने हैं, 3 बीटा कार्बन हैं, यानी कि किसी भी कार्बन से, किसी भी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को क्या कर सकता हूँ मैं, रिमूव कर सकता हूँ। तो चलिए वापस से मैंने यूज़ किया एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, सॉरी मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ करना है मुझे। क्या यूज़ करना है, कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज़ करना है बच्चों, कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ कर रहे हैं, मिनरल एसिड का यूज़ करना है, एसिडिक डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो फिर से हम थोड़ा सा कम लेंगे, जो कितना है 363 केल्विन। अब यहाँ पे फाइनली मेरे पास जो बनेगा प्रोडक्ट वो क्या बनेगा भाई, किसी भी कार्बन से, किसी भी कार्बन बीटा कार्बन से क्या कर दो, बीटा हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेरा यही बनेगा। ये क्या बनेगा, 2-मेथाइल प्रोपीन, और यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी वाटर।
तो दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है, आप देख रहे हो कि जैसे जैसे मैं प्राइमरी से सेकेंडरी पे गया, सेकेंडरी से टर्शरी पे गया, तो थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर मैं कम करता जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बीटा हाइड्रोजन कुछ ज़्यादा ही हो रखे हैं ना। तो बीटा हाइड्रोजन ज़्यादा हो रहे हैं, किधर से भी निकाल लो हाइड्रोजन को, सही बात है। तो यानी कि अगर मैं एसिडिक डिहाइड्रेशन देखूं तो मेरा टर्शरी में सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी में और फिर प्राइमरी में। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एसिडिक डिहाइड्रेशन का ऑर्डर, सही बात है। दूसरा तरीका सीखते हैं कि कैसे हम एल्कीन बनाएं। दूसरा तरीका, भाई दूसरा तरीका आता है मेरे पास एल्काइल हैलाइड से। मैं क्या करूँगा, फॉर्मेशन करूँगा एल्कीन की। अब एल्काइल हैलाइड में क्या है बच्चों, आप जानते हैं एल्काइल हैलाइड में एक हैलोजन होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रिमूवल ऑफ HX कर दूँ एल्काइल हैलाइड से, तो मेरे को क्या मिल जाएगी, एल्कीन मिल जाएगी। तो यानी कि अगर मैं रिमूवल ऑफ HX करवा रहा हूँ तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूँगा, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्या बोलूँगा, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब देखो मेरे पास है कोई भी एल्काइल हैलाइड, ठीक है, कोई भी एल्काइल हैलाइड है, जैसे कि मैंने ले लिया RCH2CH2X, मैं ले लिया, मैंने एल्काइल हैलाइड ले लिया। अब इसमें मैं एक रिएजेंट का यूज़ करूँगा। देखो बच्चों, आप यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हो, रिएजेंट यूज़ कर सकते हो, एल्कोहलिक KOH, या फिर आप सोडामाइड को भी यूज़ कर सकते हो। किसको यूज़ कर सकते हो, सोडामाइड। इन दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर लो और हीट कर दो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल किया और इसको हीट किया। अब देखो यहाँ पे ये मेरा अल्फा कार्बन, ये मेरा बीटा कार्बन का हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से हैलोजन दोनों क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ से HX को मैंने रिमूव कर दिया और अल्फा बीटा कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये मेरी क्या बन गई, एल्कीन बन गई। सही बात है, एल्कीन बन गई। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एल्कीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखो मेरे पास है, मान लो ये कंपाउंड है CH3CH2CH3 और ये मेरा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। सही बात है, सेकेंडरी क्या है, एल्काइल हैलाइड है। अब इस सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में आप ध्यान दो, ये तो मेरा अल्फा कार्बन और ये दो मेरे क्या हैं, बीटा कार्बन है। तो यानी कि जो मैं बीटा हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता हूँ वो आइदर किसी भी बीटा कार्बन से कर सकता हूँ, यानी कि मैं इस वाले से भी कर सकता हूँ और इस वाले से भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो अलग अलग बनेगा, है ना। प्रोडक्ट जो बनेगा वो मेरा अलग अलग बनेगा, यानी कि मेरे दो प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकते हैं। तो चलो मैं दोनों ही प्रोडक्ट यहाँ पे बना देता हूँ। भाई पहला प्रोडक्ट मेरा बनेगा क्या, अगर मान लो मैं थर्ड वाले से रिमूव करता हूँ तो जो मेरा पहला प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये CH3CH डबल बॉन्ड CH3, है ना। ये क्या बन गया, मेरा ब्यूटीन। और अगर मैं पहले वाले से करता हूँ, ब्यूटूइन बन गया, सॉरी ये क्या बन गया, 2-ब्यूटीन बन गया। इसके अलावा अगर मैं पहले वाले से करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि क्या बन गया, ब्यूटीन बन गया। अब दोस्तों यहाँ पे दो साइंटिस्ट आए हमारे, वो बोले कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो मोर स्टेबल है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर स्टेबल है। और ऐसा कहने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे सेडजेफ। तो जो ब्यूटूइन बना है ये सेडजेफ प्रोडक्ट है, और जो ब्यूटीन बना है, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है, लेस स्टेबल है, ये किस साइंटिस्ट की वजह से, भाई उनका नाम है हॉफमैन। क्या नाम है, हॉफमैन प्रोडक्ट। तो ये कौन सा प्रोडक्ट है, हॉफमैन का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ से दो प्रोडक्ट बन सकते हैं हमारे। इसके बाद अगर हम बात करें कि विच एल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव,
तो टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। भाई टर्शरी से HX को रिमूव करना इजी है, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। वहीं पे अगर हैलोजन की बात करें तो भाई I नेगेटिव को निकालना ज़्यादा इजी है एज कंपैरिजन टू ब्रोमीन, एज कंपैरिजन टू क्लोरीन एंड एज कंपैरिजन टू फ्लोरीन। तो ये ऑर्डर आ जाएगा मेरा हैलोजन का। इसके बाद बात करते हैं, देखो अगर मुझे क्या करना है भाई, यहाँ पे आप देख रहे हो कि हैलोजन और जो हाइड्रोजन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ हैलोजन एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस होती है, एक साथ होती है, और इस मैकेनिज्म को E2 मैकेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? E2 मैकेनिज्म कहते हैं। और याद रहे यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जैसे कि इसमें बनाया, तो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो मेरा क्या बनेगा? 2 ब्यूटीन बनेगा। ये मेरा क्या बनेगा दोस्तों? मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम एल्काइल हैलाइड से तो हमने बना ली एल्कीन। आज हम अब बनाकर देखेंगे हम एल्काइल डाइहैलाइड से। किससे बनाएंगे? एल्काइल डाइहैलाइड। अब डाइहैलाइड का मतलब क्या है भाई? 2 हैलोजन, ऑब्वियस सी बात है। अब दो हैलोजन का भी क्या करेंगे? डीहैलोजिनेशन करेंगे। क्या करेंगे? डीहैलोजिनेशन। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे 2 सिचुएशन है। अगर एक कार्बन से 2 हैलोजन अटैच हैं तो मैं उनको बोलूँगा जैम डाइहैलाइड। क्या बोलूँगा? जैम डाइहैलाइड। और अगर मेरे पास 2 अलग अलग कार्बन हैं और उन 2 कार्बन से क्या है? हैलोजन अटैच है, तो ऐसे को मैं बोलूँगा विसिनल डाइहैलाइड। क्या बोलूँगा? विसिनल डाइहैलाइड। तो चलिए अब हम क्या करते हैं? हैलोजन को रिमूव करेंगे। हैलोजन को रिमूव करने के लिए जो कैटलिस्ट आप यूज़ कर सकते हो वो जिंक डस्ट यूज़ कर सकते हो ज़रा सा हीट करके, या फिर आप जिंक और कॉपर का कपल यूज़ कर सकते हो इन अल्कोहल, यानी कि C2H5OH। ये और ये, इन दोनों में से आप कोई भी कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले विसिनल से, विसिनल डाइहैलाइड से। ठीक है, तो ये रहा मेरे पास विसिनल डाइहैलाइड। मैंने एक विसिनल डाइहैलाइड बनाया। ये क्या है मेरे पास? विसिनल डाइहैलाइड। भाई पहचान क्या हुई विसिनल डाइहैलाइड की? तो आप देख रहे हो कि 2 अलग अलग कार्बन पे 2 हैलोजन अटैच है। अब देखो, जब विसिनल डाइहैलाइड से आप क्या करोगे? आप रिमूव करोगे हैलोजन को, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा जिंक यूज़ करना पड़ेगा, जिंक डस्ट, और आपको हीट करने पड़ेगी। अब इस जिंक क्या करता है? ये जिंक इस हैलोजन को ले लेगा और इस हैलोजन को भी ले लेगा और यहाँ से बाहर निकाल देगा जिंक X2, है ना? जिंक X2 यहाँ से बाहर निकाल देगा और इन दोनों कार्बन के बीच में एक क्या जनरेट हो जाएगा? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? RCH डबल बॉन्ड CH2। तो ये मेरी क्या बन गई दोस्तों? एल्कीन बन गई, है ना? एल्कीन बन गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है इसी में विसिनल डाइहैलाइड में कि यहाँ पे जो मेरी एल्कीन बनी है ना, वो सेम कार्बन की बनी है। मतलब कि जो मैंने एल्काइल हैलाइड में जितने कार्बन लिए थे, एल्काइल डाइहैलाइड में जितने कार्बन लिए थे, उतने ही कार्बन की मेरे पास यहाँ पे क्या बनी है? एल्कीन बनी है। लेकिन जैम डाइहैलाइड में दोस्तों क्या होता है कि मेरे पास क्या है? जैम डाइहैलाइड। तो यहाँ पे मेरे को हायर एल्कीन ऑब्टेन होती है। कैसी एल्कीन ऑब्टेन होती है? हायर एल्कीन। चलिए करके देख लेते हैं। भाई मेरे पास है यहाँ पे एक कंपाउंड है जिसका नाम है CH3CH X और X। भाई इसके पास 2 हैलोजन है, एक ही कार्बन के पास, तो ये जैम डाइहैलाइड है। इसके मेरे पास हैं 2 मोल और यहाँ पे मैंने यूज़ किया 2 मोल ही जिंक के और हीट कर दिया। अब देखो, एक जिंक 2 हैलोजन को ले लेता है
और 2 जिंक कितने हैलोजन को लेंगे, 4 हैलोजन को लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 2 मोल हैं, तो यानी कि हमारे पास जो हैलोजन है वो भी 4 हैं। तो यानी कि यहाँ से 2 मोल ऑफ ZnH2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा भैया, इसके 2 मोल हैं तो CH3CH डबल बॉन्ड CH3, भाई मेरा ये प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। हायर एल्कीन मुझे मिल गई यहाँ से, भाई 4 कार्बन की क्या मिल गई, एल्कीन मिल गई। मेरे पास थे कितने, 2 ही कार्बन थे, भाई मोल 2 थे लेकिन कार्बन तो 2 ही थे, और 2 कार्बन से मुझे मिला कितना, 4 कार्बन मिला। आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों, हम एल्कीन की फॉर्मेशन करवा सकते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट तरीका आता है वो है कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन। कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन। कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइंस। भाई एल्काइन से हम क्या कर सकते हैं, एल्कीन बना सकते हैं। एल्काइंस हमारी क्या होती है, ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स होती हैं। अब देखो दोस्तों, हमें कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन का मतलब है कंट्रोल्ड रिडक्शन करवाना है। क्या करवाना है, रिडक्शन करवाना है। और रिडक्शन करवाने के लिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले यूज़ होता है एक कैटलिस्ट जिसका नाम है लिंडलर्स कैटलिस्ट। क्या नाम है, लिंडलर्स कैटलिस्ट। दोस्तों ये जो कैटलिस्ट है एक्चुअली ये एक मिक्सचर होता है जिसमें पैलेडियम डिपॉजिट हो जाता है ओवर बैरियम सल्फेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। आप PdCaCO3 यूज़ कर सकते हो या फिर PdBsO4 यूज़ कर सकते हो, जो आपका क्या होता है, लिंडलर कैटलिस्ट होता है। इसके अलावा इस कैटलिस्ट की बजाय आप यहाँ पे P2 कैटलिस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो क्या होगा, जिसको बोलते हैं निकल ब्रोमाइड। निकल ब्रोमाइड का भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए पहले तो यूज़ देखते हैं कि इसका यूज़ है क्या। भाई मेरे पास है कोई भी एल्काइन, तो मैंने यहाँ पे ले ली कोई भी क्या, एल्काइन ले ली। ठीक है, ये ले ली मैंने एक एल्काइन जिसका नाम है ब्यूट-टू-आइन। अब इस एल्काइन का मैं क्या करूँगा, रिडक्शन करवाऊँगा H2। यहाँ पे मैं कोई भी कैटलिस्ट का यूज़ कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे निकल ब्रोमाइड या फिर लिंडलर कैटलिस्ट में से आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो अब यहाँ पे मेरे को करना क्या है, रिडक्शन करवाना है इसका। और रिडक्शन करवाना है यानी कि H2 को ऐड करना है। तो 2 हाइड्रोजन है मेरे पास, एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ, और यहाँ से एक बॉन्ड हट जाएगा। तो यहाँ से जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, भाई ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके साथ एक CH3 लगा हुआ था, इसके साथ पहले से एक CH3 लगा हुआ था, और मैंने भाई क्या कर दिया, मैंने एक एक हाइड्रोजन और लगा दिया। भाई इसके साथ एक हाइड्रोजन लगाया और इसके साथ एक हाइड्रोजन लगाया, तो यहाँ पे मेरे पास जो प्रोडक्ट बना वो मेरी सिस एल्कीन बन गई, है ना, सिस फॉर्म बन गई। दोस्तों यहाँ से आप ट्रांस नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते, ट्रांस नहीं बना सकते, क्योंकि जब भी आप लिंडलर कैटलिस्ट या P2 कैटलिस्ट का यूज़ करोगे तो उससे सिर्फ सिस फॉर्म ही बनेगी। अब सिस की पहचान क्या है, दोनों CH3 क्या है, एक तरफ दिखा दी मैंने, है ना, अलग अलग तरफ नहीं, तो सिस फॉर्म बनी है। आप यहाँ पे ट्रांस नहीं बना सकते। तो आप कहोगे कि मुझे तो ट्रांस बनानी है। हाँ भाई, तुम्हें ट्रांस बनानी है, तो ट्रांस कैसे बनाएं? ट्रांस बनाने के लिए आप जो कैटलिस्ट का यूज़ कर सकते हैं वो है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। इस वाले कैटलिस्ट का यूज़ करो तो आपकी क्या बन जाएगी, ट्रांस एल्कीन बन जाएगी। चलिए बनाते हैं। और ये जो रिडक्शन है, इस रिडक्शन को बोलते हैं बिर्च रिडक्शन। कैसा रिडक्शन भाई, बिर्चने वाला रिडक्शन है, बिर्च रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास है वापस से एक एल्काइन ले लेते हैं, मान लो ब्यूट-टू-आइन ही ले लेते हैं। ये क्या ले ली मैंने, ब्यूट-टू-आइन ले ली। ठीक है, अब इस ब्यूट-टू-आइन में वापस से मुझे रिडक्शन करवाना है और इस बार मैंने यूज़ किया सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। और यहाँ से मेरे को क्या मिलेगी,
यहाँ से ऑब्वियस सी बात है ये हाइड्रोजन एक इसके साथ और एक इसके साथ अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे जो मेरे पास एल्कीन मिलेगी वो मेरे को ट्रांस एल्कीन मिलेगी, ट्रांसफॉर्म मिलेगी। ठीक है, ट्रांस एल्कीन मुझे मिली, तो आप ट्रांस बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट तरीका आता है दोस्तों हमारे पास कैसा, कि हम पायरोलिसिस करवा सकते हैं एस्टर का। क्या करवा सकते हैं? पायरोलिसिस। मैंने एल्केन में आपको समझाया था कि पायरोलिसिस का मतलब क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब कि हमें तोड़ते रहना है भाई, हमें क्या करते रहना है, तोड़ते रहना है हाई टेम्परेचर पे। अब एस्टर को हम तोड़ के देखते हैं, तो चलिए हमारे पास एक एस्टर ले लेते हैं। भाई मेरे पास है एक एस्टर जिसका नाम जो है ये वाला, क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH, ये भी CH2 ही है, और R। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब 400 से 500 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली ये जो हाइड्रोजन है ये अपना बॉन्ड इसको दे देगा और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और ये जो बॉन्ड है ये यहाँ से टूट जाएगा और ये बॉन्ड अपना इसको दे देगा, और ये जो डबल बॉन्ड है ये इसको दे देगा, यानी कि यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा, और ये O नेगेटिव इस हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, अटैच कर लेगा। तो यहाँ से बेसिकली ये जो मेरा कंपाउंड है, कौन से वाला, ये वाला, ये अलग निकल जाएगा और ये वाला अलग निकल जाएगा, और यहाँ से जो दो कंपाउंड मेरे निकलेंगे, तो ध्यान से देखो यहाँ पे CH3C, एक ये O, एक ये O और एक ये H, CH3COOH, यहाँ पे ये बन गया एसिड, प्लस साथ में मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे है RCH डबल बॉन्ड CH2, एक मेरा ये बन गया क्या, एल्कीन। तो बेसिकली हमें एल्कीन बनानी थी, पायरोलिसिस मेथड से हमने बना के दिखा दी, है ना। इसके बाद बच्चों हम एक बात कर लेते हैं किसकी, हॉफमैन रूल की। हम बात कर लेते हैं हॉफमैन्स रूल की। देखो जो हॉफमैन रूल है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हॉफमैन रूल कहता है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड या फिर लेस स्टेबल एल्कीन जो होगी वो मेरी मेजर प्रोडक्ट होगी। हॉफमैन रूल ये बोलता है, ठीक है। तो चलिए करके देख लेते हैं। भाई मान लो मेरे पास है एक एस्टर जो है ये वाला, जो है ये वाला, ये रहा, ध्यान से देखो, देख लिया। अब देखो ज़रा कि ये वाला जो है दिस इज़ माय अल्फा कार्बन, और ये जो है मेरा बीटा कार्बन, और ये भी बीटा कार्बन। अब जो हाइड्रोजन रिप्लेस होता है या जो हाइड्रोजन रिमूव होता है दोस्तों, वो बीटा कार्बन से होता है। तो यानी कि बीटा, इस वाले बीटा कार्बन से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है और इस वाले से भी हो सकता है, और ये वाला जो ग्रुप है मेरा ये तो निकल ही जाएगा, है ना। ये तो वैसे ही निकल जाएगा जैसे अभी अभी ऊपर निकाला एसिड की फॉर्म में, और इनमें से किधर से भी अगर हाइड्रोजन आप निकालोगे तो वो हाइड्रोजन इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पे करके देखता हूँ। भाई एक तो मेरा क्या निकलने वाला है, एसिड, जो मैंने पहले से ही निकाल दिया। अब देखो एक, अगर मैं इस वाले से क्या करता हूँ, इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटाता हूँ तो जो मेरा डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे लग जाएगा, और अगर इस वाले से हटाता हूँ तो जो डबल बॉन्ड है मेरा वो यहाँ पे लग जाएगा, है ना। तो मेरे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं यहाँ पे। कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, या तो मेरा बनेगा, भाई मैंने नीचे वाले से निकाला तो मेरे पास बन गया ब्यूटीन, और अगर मैंने साइड वाले से निकाला तो मेरा क्या बन गया, ब्यूटटूइन बन गया। एम आई राइट। और जो हमारे हॉफमैन जी थे वो कहते थे कि लेस सब्स्टिट्यूटेड वाली क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो ब्यूटीन बनाई है मैंने,
ये मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, हॉफमैन रूल के हिसाब से। आगे बात करते हैं, तो आगे हमारे पास एक मेथड आता है एल्कीन बनाने का, जो है कॉलबेज मेथड। कौन सा मेथड? कॉलबेज मेथड। और कॉलबेज मेथड हमें ये कहता है कि हमें करवाना होगा इलेक्ट्रोलिसिस। किसका? पोटेशियम या फिर सोडियम सॉल्ट लेंगे हम, और हमारे पास होगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हमें क्या देगा? एल्कीन देगा। कैसे देगा? चलिए करके देखते हैं। भाई मैंने बोला सोडियम या पोटेशियम का हो सकता है क्या? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मेरे पास है, ये रहा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, सोडियम या फिर पोटेशियम का। तो ये सोडियम या पोटेशियम आप यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक एक्वस सॉल्यूशन है और इसका मैंने करवाया इलेक्ट्रोलिसिस। जब मैं इलेक्ट्रोलिसिस करवाऊंगा तो ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ से CO2 रिमूव हो जाएगी, यहाँ से भी CO2 रिमूव हो जाएगी, यानी कि हमें 2 मोल ऑफ CO2 मिल जाएंगे। ये जो बॉन्ड है ये यहाँ से टूट जाएगा, इसका जो बॉन्ड है वो इसके पास आ जाएगा, यानी कि यहाँ से एक मेरे को एल्कीन मिल गई, 2 मोल ऑफ CO2 मिल गए, और साथ में मेरे को क्या मिलेगा? NaOH मिलेगा। ठीक है, NaOH मिलेगा, और एक मेरे को क्या मिलेगा? H2 मिलेगा, H2 गैस मिलेगी। ठीक है, तो एक मेरे को क्या मिलेगा? NaOH। इसके क्या मिलेंगे? 2 मोल मिलेंगे, और एक मेरे को मिलेगा हाइड्रोजन गैस। तो याद रहे कि यहाँ पे जो हमारे पास NaOH और हाइड्रोजन है, ये हमारी बनती है कैथोड पे, और जो इथीन या एल्कीन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारी बनती है कहाँ पे? एट एनोड पे। ठीक है, तो आप ऐसे क्या कर सकते हो? एल्कीन की फॉर्मेशन कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आता है हमारे पास सॉल्युबिलिटी की बात। सॉल्युबिलिटी की बात, देखो जो सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें जो हमारी एल्कीन्स हैं वो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाती। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड ये नहीं बनाती, इस वजह से पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है। लेकिन जबकि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल है, जैसे कि आप बेंजीन ले लो, आप कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो, आप क्लोरोफॉर्म ले लो, एटसेट्रा। इन सब में क्या है? ये सॉल्युबल है। दूसरी बात, जितनी भी एल्कीन्स हैं मेरी, वो सारी की सारी कलरलेस होती हैं, मतलब कि उनका कोई कलर नहीं होता। दूसरा, उनके पास कोई भी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल नहीं होती, सिवाय एक इथीन के। इथीन जो है इसकी प्लेजेंट स्मेल होती है। कैसी स्मेल होती है? प्लेजेंट स्मेल होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, या फिर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट की, या फिर मैं बात करूं स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो यहाँ पे एल्कीन में हमें एक रेगुलर ट्रेंड देखने को मिलता है। भाई ऐसा मेरे को एल्केन में देखने को नहीं मिलता था। ठीक है, क्यों? एल्केन में तो थोड़ी सी दिक्कत थी, वो हमने एल्केन में सीखा। अब यहाँ पे रेगुलर ट्रेंड मिलता है जनरल ऑन द डायरेक्टली बेसिस ऑफ, कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के, कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। लेकिन अब दिक्कत आती है ब्रांचिंग के साथ। तो आप भी जानते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ साइड चेन, पर जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग आप बढ़ाओगे उतना ही कम क्या होता जाएगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट होता जाएगा। ठीक है,
तो आई होप आप समझ गए होंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। किसकी बात करते हैं? अच्छा, एक चीज़ और बचती है फिजिकल प्रॉपर्टी में। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करूं एल्कीन्स का और एल्केन्स का, तो दोस्तों यहाँ पे जो एल्कीन्स है वो जीत जाएगी। भाई एल्कीन का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एल्केन से ज़्यादा होता है। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों? भाई जो एल्कीन्स हैं उनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है। किस वजह से स्ट्रोंगर होता है? क्योंकि उनके पास एक इजीली पोलराइजेबल पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। भाई पाई बॉन्ड कैसे देखते हैं? जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड तो मेरे पास सिग्मा का है और एक बॉन्ड मेरा पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इनके पास क्या होता है? एक पोलराइजेबल पाई बॉन्ड होता है। जो पोलराइजेबल है, तो पोलराइजेबल है तो आप समझ रहे हैं ना, ये क्या होगा? इसका ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली हल्का सा ज़्यादा होता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज, दोस्तों केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो मैं जानता हूं कि जो मेरी एल्कीन्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं किससे? एल्केन से। क्यों? रीज़न, भाई देखो हमारे पास ना दो रीज़न है। पहला रीज़न ये कहता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डबल बॉन्ड के अंदर, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो मेरे कार्बन के न्यूक्लियाई से बहुत दूर होते हैं, फार होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये कम बाउंडेड होते हैं। क्या होते हैं? लेस बाउंड टू देम, देयरफॉर दीज आर द मोर रिएक्टिव। दूसरा रीजन हो सकता है मेरे पास कि जो पाई बॉन्ड है वो मेरा वीकर होता है। किससे? सिग्मा बॉन्ड से। तो ये बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, इजीली ब्रोकन। तीसरा, बस दो ही रीजन बताए थे, तीसरा रीजन नहीं बताएंगे। अब हम लिखते हैं एक ऑर्डर, एक रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास है इथीन। अब मैंने क्या करता जा रहा हूं ना, मैं एल्काइल ग्रुप इसमें अटैच करता जा रहा हूं। भाई मैंने एक एल्काइल ग्रुप अटैच करा, एक एल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया, तो किसकी ज़्यादा होगी रिएक्टिविटी? ऑब्वियस सी बात है, इथीन की ज़्यादा होगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और एल्काइल ग्रुप मैंने अटैच कर दिया सेम कार्बन से, R2C डबल बॉन्ड CH2, और ये सिमिलर है CH2 डबल बॉन्ड Cr2 से। भाई एक ही बात है, ऐसे भी लिख सकता हूँ। खैर, इसके अलावा ये सिमिलर है अगर मैं यहाँ पे R दोनों ही कार्बन से अटैच कर दूं, इसका भी रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑलमोस्ट बराबर होगा। और इनका ज़्यादा होता है किससे? अगर मैं एक और एल्काइल ग्रुप बढ़ा दूं, एक और एल्काइल ग्रुप क्या कर दूं? बढ़ा दूं, बढ़ा दिया। और इसका ज़्यादा होता है अगर मैं एक और एल्काइल ग्रुप को क्या कर दूं? ऐड कर दूं। सही बात है। और याद रहे कि यहाँ पे ट्रांस जो है मेरी वो लेस रिएक्टिव होती है सिस से। ठीक है, अब देखो जो रिएक्टिविटी है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे। जितनी ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ज़्यादा मेरी एल्कीन क्या होती है? रिएक्टिव होती है। क्या होती है? रिएक्टिव होती है। अब सवाल आता है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है? भाई बच्चों, जो हमारी एल्कीन है अगर मैं इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाता हूँ तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बनेगा और साथ में रिलीज होगी एक एनर्जी
जिसको मैं बोलता हूँ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो जितनी ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ज़्यादा मेरी क्या होगी, एल्कीन रिएक्टिव होगी। क्यों? क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। ये हम अभी अभी आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा अब सवाल आता है कि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप से क्या हो रहा है। तो देखो, जो रिएक्टिविटी है वो बेसिकली दो बातों पे डिपेंड कर रही है। एक तो स्टीरिक हिंड्रेंस, किसके ऊपर, कि भाई जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है तो स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, भाई हाइपर कंजुगेशन आप जानते हैं क्या होता है। भाई हमारा बीटा हाइड्रोजन, हमारा कौन सा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, जितने ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, बीटा हाइड्रोजन बढ़ नहीं रहे, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन से भी क्या होती है, रिएक्टिविटी का पता चलता है। इसके अलावा हम बात करें, हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें हम कुछ प्रकार की रिएक्शंस पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं एडिशन रिएक्शन की। सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एडिशन रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। दोस्तों जो एडिशन रिएक्शन है इसमें सबसे पहले एडिशन करवाऊंगा मैं किसका, हाइड्रोजन का। तो देखो मेरे पास है क्या, एक एल्कीन, भाई मैंने ये ले ली एल्कीन, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब मैंने इसमें क्या डाला, हाइड्रोजन, भाई हाइड्रोजनेशन करवा रहा हूँ तो मतलब हाइड्रोजन को ऐड कर रहा हूँ तो हाइड्रोजन तो डालूंगा। इसके बाद यहाँ पे मैं एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकता हूँ जो है मेरा निकेल या फिर प्लैटिनम, पीडी, इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इससे और एक हाइड्रोजन इससे। तो यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा बेसिकली क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा, सॉरी एल्केन बन जाएगा। एल्कीन से मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे मैंने एल्कीन लिया और एल्कीन से मैंने एल्केन बना दिया। अब याद रहे कि एल्कीन को मैंने ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड्स बोले थे, यानी कि ये एक ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड है और इसने ये जो बनाया ये एक सैचुरेटेड फैट बना दिया, या मैं बोलूँ वेजिटेबल घी बना दिया, ठीक है। तो इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, वेजिटेबल घी ऑब्टेन कर सकते हैं, सैचुरेटेड फैट ऑब्टेन कर सकते हैं। हाइड्रोजनेशन अगर मैं कर दूं किसका, ऑयल का, तो ऑयल का मैंने क्या किया, हाइड्रोजनेशन किया और मुझे क्या मिला, वेजिटेबल घी, सैचुरेटेड फैट मिला, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे एक हीट रिलीज होगी जिसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं, और जब हीट रिलीज हो रही है तो इस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद हम दूसरे टाइप की रिएक्शंस पे चलते हैं और दूसरे टाइप की रिएक्शन आती है हमारे पास ऑक्सीडेशन। अब दोस्तों जो ऑक्सीडेशन है उस ऑक्सीडेशन में सबसे पहले अगर हम ऑक्सीडेशन में कंबशन की बात नहीं की तो बात किसकी की, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कंबशन की। किसकी बात करते हैं, कंबशन। अब कंबशन में आप जानते हो कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर आप लेते हो और उसको एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हो तो वहाँ से एक तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और एक मेरा क्या निकलता है, वाटर निकलता है। तो यहाँ पे एक मैं जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ जिससे मुझे क्या पता चलेगा कि कितने कितने मोल्स बने। तो सबसे पहले एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है भाई, CnH2n। अब अगर मैं लिखूँ यहाँ पे O2 के मोल, तो O2 के मोल मैं लिख सकता हूँ 3n/2, इतने मोल होंगे किसके, O2 के। अब यहाँ से जो मेरी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी वो n मोल निकलेगी और जो वाटर निकलेगा वो भी कितना निकलेगा, n मोल। लेकिन जो हमने एल्केन के बारे में सीखा था यहाँ पे कितने मोल थे, 3n+1/2 थे, किसके लिए, एल्केन के लिए, और ये किसके लिए है, एल्कीन के लिए, याद रहे। और यहाँ पे n मोल ही निकलते हैं CO2 तो, और जो एल्केन के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन वाटर के जो मोल थे वो कितने थे, n+1 थे, ठीक है। तो याद रहे, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑक्सीडेशन में दूसरी चीज़ आती है जिसको बोलते हैं ओजोनोलिसिस।
क्या बोलते हैं? ओजोनोलिसिस। देखो दोस्तों, जो ओजोनोलिसिस है एक्चुअली इसका इस्तेमाल करते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए। अनसैचुरेशन का टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? ओजोनोलिसिस करवा के देखते हैं। अब देखो, जो ओजोनोलिसिस है एक्चुअली में, ओजोनोलिसिस में क्या होगा? ओजोन का एडिशन होगा। सही बात है, ओजोन का एडिशन होगा। और कहाँ एडिशन होता है? डबल बॉन्ड के ऊपर। बट डबल बॉन्ड के ऊपर एडिशन होता है। ये एक रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है। और जहाँ पे फॉर्मेशन होगी तो किसकी? एक बिचौलिया बनेगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा यहाँ पे। क्या? ओजोनाइड। ओजोनाइड बनता है यहाँ पे। और ओजोनाइड का जब आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो फाइनली जो बनता है वो हम देखेंगे। हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ओजोनोलिसिस कहलाती है। बच्चों, यहाँ पे जो एक इंटरमीडिएट बनता है जिसका नाम मैंने ओजोनाइड बोला, ये ओजोनाइड मेरा एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड होता है। कैसा कंपाउंड होता है? एक्सप्लोसिव कंपाउंड होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। जब हम इस ओजोनाइड की रिएक्शन, अगर मान लीजिए इसको वार्म कर दिया जाए और जिंक और हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हमारे टूट जाते हैं और हमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स मिलते हैं। और वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हमारे हो सकते हैं आइदर एल्डिहाइड और हमारा कीटोन भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमने किस तरह की एल्कीन ली है। ठीक है, डिपेंड किस पे करता है कि एल्कीन क्या ली है। जैसे कि सपोज हम लेकर ही देख लेते हैं, मान लो मैंने ली CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3। अब दोस्तों बेसिकली हमें यहाँ पे ओजोनोलिसिस करना है, ओजोन को ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा? इन दो डबल बॉन्ड के बीच के जो कार्बन हैं इनके साथ अटैच करना होगा ऑक्सीजन को। किसको अटैच करना होगा? ऑक्सीजन को अटैच करना होगा। और यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब यहाँ से ये जब बॉन्ड टूटेगा तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से एक कंपाउंड बनेगा मेरा ये, और दूसरा कंपाउंड बनेगा CH3CHO। एक एल्डिहाइड बन गया और दूसरा क्या बन गया? कीटोन बन गया। ठीक है, अब देखो हम उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा कैसे? कि मान लो मेरे पास है क्या? कीटोन, और दूसरा क्या है? एल्डिहाइड CH3CHO। तो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है और इस वाले कार्बन के साथ ये अटैच होके हमें क्या दे सकता है? एल्कीन वापस से दे सकता है। तो यहाँ पे जो एल्कीन बनेगी मेरी, वो क्या बनेगी? ब्यूटीन बनेगी। इसके अलावा हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि अगर मान लो मेरे पास दो क्या हैं? एल्कोहल है, सॉरी एल्डिहाइड है HCHO, और दूसरा है मेरे पास CH3CH2CHO। अब यहाँ पे वापस से ये कार्बन और ये कार्बन क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा? ब्यूटीन बन जाएगा। ठीक है, जुड़ जाएंगे ये। ऐसे ही हम कीटोन को भी जोड़ सकते हैं दो। तो याद रहे, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर मैं करवाता हूँ क्या? ब्रोमीन वाटर ऐड करता हूँ, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, बियर्स रिएजेंट का यूज़ करता हूँ। तो बियर्स रिएजेंट का जो इस्तेमाल है वो अनसैचुरेशन के टेस्ट के लिए है कि वो ये पता करता है कि वहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है या नहीं है। लेकिन अगर मैं ओजोनोलिसिस करवाता हूँ तो ओजोनोलिसिस मुझे ये बताने में मदद करती है कि लोकेशन कहाँ है, किसकी? डबल बॉन्ड की। ठीक है, इसके बाद आती है हमारे पास बारी किसकी भाई? हाइड्रोक्सिलेशन की। हाइड्रोक्सिलेशन भाई, जब मैं ऑक्सीडेशन करवा दूंगा किसका? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा भाई। इन दोनों कार्बन के पास OH ग्रुप लग जाएगा। तो ये प्रोसेस ये क्या कहलाती है? हाइड्रोक्सिलेशन कहलाती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर मैं ऑक्सीडेशन करवाऊं बियर्स रिएजेंट से, किससे? बियर्स रिएजेंट से,
तो देखो जो बियर्स रिएजेंट है ये भी एक अनसैचुरेशन का टेस्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं मान लो एल्कीन को पास करवा देता हूँ एक डाइल्यूट एल्केलाइन 1% कोल्ड KMnO4 से, ये क्या है, बियर्स रिएजेंट है। जब एल्कीन को मैं इससे पास करवाऊंगा तो वो डीकलराइज द पिंक कलर, डीकलराइज हो जाएगी पिंक कलर किसका, KMnO4 का। और मुझे मिलेगा क्या, मुझे एक ब्राउन कलर का क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट मिलेगा। ब्राउन कलर का क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट मिलेगा, और किसका, MnO2 का। और ये जो रिएक्शन है इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, सिन एडिशन इन्वॉल्व होता है। अब सिन एडिशन का मतलब देखो, अभी बताते हैं, अभी सब समझ जाओगे। भाई मेरे पास क्या है, एल्कीन, और जब मैंने इसमें पास करवाया हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन मैंने इसका करवाया एल्कलाइन मीडियम में, KMnO4 का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या मिला, ग्लाइकोल मिला। क्या मिला यहाँ पे, ग्लाइकोल मिला। अब ये दो OH मैंने सेम साइड में दिखा दिए। सो दिस इज एडिशन, इज सिन एडिशन। ये कौन सा एडिशन है, सिन एडिशन है। ये क्या मिला मुझे, ग्लाइकोल। वहीं पे अगर मैं इसकी एल्कीन की रिएक्शन करवा दूं किसके साथ, OSO4 के साथ, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे पास कोई भी एल्कीन है, कोई भी एल्कीन आप ले सकते हो, और इसकी रिएक्शन जब आप इसके साथ करवाते हो तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑस्मियम O4 यहाँ पे इस एल्कीन के साथ जुड़ जाता है। ये मैंने जोड़ दिए 4 ऑक्सीजन, जोड़ दिए। अब यहाँ पे क्या होगा, हम इसका क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस। अब जब हम इस प्रोडक्ट का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये जो हमारे पास एक H इसके पास जुड़ जाएगा, एक H इसके पास जुड़ जाएगा, और ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। एम आई राइट। तो यहाँ पे जो एडिशन होगा वो भी सिन एडिशन होता है, RCHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH और R, सही है बात। और यहाँ से जो रिमूव होता है वो निकलता है H2OSO4। इसके अलावा हम, ये भी क्या हो गया, सिन एडिशन हो गया। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं पर एसिड्स का। किसका यूज़ कर सकते हैं, पर एसिड्स। पर एसिड का मतलब है एक ऑक्सीजन फालतू। भाई जैसे मेरे पास है एक एल्कीन, और इस एल्कीन की मैंने रिएक्शन करवाई एक पर एसिड से। अब देखो भाई COOH होता है, लेकिन यहाँ पे 3 बार O है, तो ये क्या हो गया, पर एसिड। जब रिएक्शन करवाई तो यहाँ से HCOOH निकल लिया, ठीक है, ये बाहर निकल गया, HCOOH, एक ऑक्सीजन बचा। अब वो एक ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे इपोक्साइड की फॉर्मेशन कर देगा। भाई ये होती है मेरी इपोक्साइड, ठीक है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। इसके बाद अब इस इपोक्साइड का मैं क्या कर दूंगा, हाइड्रोलिसिस कर दूंगा। भाई मैंने किया, ये रहा हाइड्रोलिसिस। जब मैंने इसका हाइड्रोलिसिस किया तो फाइनली मेरे पास यहाँ पे क्या बनकर आ जाएगा, यहाँ पे जो दोनों कार्बन है इसमें OH ऊपर नीचे, ये क्या हो गया, दिस इज माई एंटी एडिशन, दिस इज नॉट अ सिन एडिशन। ये कौन सा एडिशन है, एंटी एडिशन है। यहाँ पे भी बना क्या, ग्लाइकोल। यहाँ पे भी क्या बना दोस्तों, ग्लाइकोल बना। इसके अलावा मैं यूज कर सकता हूं Ag2O। क्या यूज कर सकता हूं, Ag2O यूज कर सकता हूं, और उसको जस्ट हीट कर दूं। तो यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से, जैसे मैंने अभी अभी ऊपर क्या यूज किया, पर एसिड यूज किया, इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, भाई पहले बनेगा मेरा इपोक्साइड, देन मेरा बनेगा ग्लाइकोल, और एंटी एडिशन होगा। सेम, बिल्कुल सेम प्रोसेस। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है, याद रखने वाली बात ये है कि अगर मेरे पास होती है सिस एल्कीन, सिस एल्कीन है,
और अगर सिस एल्कीन में सिन एडिशन हो रहा है तो मीजो कंपाउंड बनेगा, और अगर एंटी हो रहा है तो यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर बनेगा। वहीं पे अगर मेरे पास है ट्रांस एल्कीन, तो ट्रांस एल्कीन में जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगर सिन एडिशन करवाते हो तो रेसमिक बनेगा, और एंटी करवाते हो तो मीजो कंपाउंड बनेगा, रेसमिक मिक्सचर बनेगा। कैसे, मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, दूसरा आप खुद भी कर सकते हैं। कि भाई मेरे पास है ये एक एल्कीन, मान लो मैंने ले लेता हूँ, मैं सिस वाले ले लेता, CH3CH। अब सिस में मैंने क्या बताया कि सिस में मैं क्या कर सकता हूँ, अगर सिस वाली में मैं कर दूँ एंटी एडिशन, तो एंटी एडिशन करूँगा तो क्या बनेगा, रेसमिक मिक्सचर, और सिन एडिशन कर देता हूँ तो क्या बनेगा, मीजो कंपाउंड। तो चलिए पहले सिन एडिशन करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे D2 के साथ करवाया और सिन एडिशन करवा रहा हूँ, तो मेरा क्या बनेगा, मीजो कंपाउंड। और यहाँ पे जो मीजो कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरीके से, ये मेरा क्या बन गया, मीजो कंपाउंड बन गया। ठीक है, यहाँ पे जो दो D ऐड हुए वो एक ही साइड ऐड हो गए। वहीं पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एंटी एडिशन की, किसकी एडिशन की, एंटी एडिशन की, तो एंटी एडिशन होने से यहाँ पे मान लो Br2 का एडिशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, रेशमिक मिक्सचर मिलेगा। अब रेशमिक मिक्सचर बनाना है हमें, तो कैसे बनाएंगे भाई, CH3 एक बार Br इधर और एक बार जस्ट इसका अपोजिट, भाई यहाँ पे और यहाँ पे, तो सही बात है जी। तो ये जो मेरा मिक्सचर बना, ये कैसा मिक्सचर बन गया, दिस इज माय रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर, सही बात है। ऐसे ही आप ट्रांस एल्कीन का करके देख सकते हैं। इसके बाद बात आती है हमारे पास ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडेशन करना है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, किससे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से क्या करना है, ऑक्सीडेशन। अब चलो करते हैं बिना देरी के। अगर याद रहे, अगर आपके पास यहाँ पे HCOOH बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड अगर आपका बन जाता है तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर। लेकिन हमेशा याद रहे कि कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। ये बात आपको दो बातें यहाँ पे याद रखनी है। तो चलिए ये दो बातें याद रख के अब करते हैं हम एल्कीन का ऑक्सीडेशन। भाई मेरे पास है ये रही एल्कीन, अगर मैं इसमें 4 ऑक्सीजन ऐड कर दूं, अब देखो 4 ऑक्सीजन कैसे ऐड कर सकता हूं भाई, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा, चौथा, ऐसे करूंगा क्या, नहीं, ऐसे नहीं करूंगा भाई। मैंने क्या कर दिया, एक एक ऑक्सीजन तो मैं ऐड कर सकता हूं ऐसे, एक ऑक्सीजन मैंने इपॉक्साइड वाली फॉर्म से ऐसे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास भाई एक HCOOH एक बन जाएगा, HCOOH एक बन जाएगा, इधर से भी HCOOH एक बन जाएगा, यानी कि 2 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड बन जाएंगे। अब मैंने बताया कि फॉर्मिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये किस में टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, वहीं पे अगर मैं दूसरा कोई कंपाउंड लेता हूँ, मान लो कुछ ऐसा ही, मैंने इस बार ले लिया प्रोपीन ले लिया, और प्रोपीन में मैंने क्या किया, 5 ऑक्सीजन से इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया। अब भाई 4 तो वैसे ही अटैच हो जाएंगे जैसे हम करते आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो भाई एक तो मेरा टूटा CH3C, ये वाला कार्बन COOH के अंदर, भाई CH एसिड के अंदर टूट गया, और दूसरा मेरा क्या टूटेगा, HCOOH के अंदर,
सही बात है। तो भाई मैंने तोड़ दिया, एक तो मेरा टूटा CH3COOH के अंदर और दूसरा टूट गया मेरा HCOOH के अंदर। अब ज़रा ध्यान दो कि यहाँ पे तो मेरे कितने हैं, 4 ऑक्सीजन ही यूज़ हुए, मैंने तो नेसेंट ऑक्सीजन 5 लिए थे। तो अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या बना भाई, यहाँ पे क्या बना, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड फर्दर टूट जाता है 2 मोल ऑफ CO2 में, साथ में 2 मोल नहीं लेंगे, 1 मोल ही बनेगा, और 1 H2O में। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, तो 2 तो ये इस इधर से आ गए, और 1 ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन मैंने पहले से लिया था वो वाला आ गया। तो यहाँ पे सारे टूट गए भाई, सब यूज़ हो गए। आगे चलते हैं। इसके अलावा हमारे पास है, मान लो भाई ब्यूटटूइन है, सॉरी ब्यूटीन है, ब्यूटूइन है। और ब्यूटूइन में मैंने क्या किया, वापस से 4 ऑक्सीजन को ऐड किया, ऑक्सीडेशन करवाया। वैसे ही ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, CH3COOH, यहाँ से भी क्या बनेगा, CH3COOH। तो यानी कि 2 मोल ऑफ CH3COOH बन जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं एक और रिएक्शन करवाऊँ तो मेरे पास है, मान लो CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH3, इसमें मैंने वापस से 4 नेसेंट ऑक्सीजन को ऐड किया। तो दोस्तों यहाँ से मेरा एक तो बनेगा, देखो क्या, कीटोन, और एक बनेगा, एक CH3 से बनेगा फॉर्मिक एसिड, तो वो टूट जाएगा CO2 और H2O में। तो यहाँ पे मैंने बताया कि कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो एक क्या बन जाएगा आपके पास, कीटोन बन जाएगा, और दूसरा क्या बन जाएगा भाई, फॉर्मिक एसिड, जो टूट जाएगा CO2 और H2O में। दोस्तों इसके बाद अगली रिएक्शन आती है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें मैं क्या करवाऊंगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करवाऊंगा। भाई अगर मैं क्लोरीनेशन करवा दूं या ब्रोमीनेशन करवा दूं तो यहाँ पे क्या होगा कि एलाइल पोजीशन से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। भाई मेरे पास है, मान लीजिए मेरे पास कोई भी एल्कीन पड़ी हुई है। भाई ये पड़ी मेरे पास एक एल्कीन, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। भाई इसकी रिएक्शन मैंने क्लोरीन के साथ करवा दी। अब मैंने क्या कहा कि एलाइल पोजीशन पे, देखो एलाइल पोजीशन होती है डबल बॉन्ड वाले कार्बन के नेक्स्ट कार्बन जो है वो एलाइल पोजीशन होती है। एलाइल कार्बन ये है और इसके हाइड्रोजन एलाइल हाइड्रोजन है। ये एलाइल हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा इसके एक Cl के साथ। तो एक जो हाइड्रोजन निकला वो Cl की फॉर्म, Cl के साथ कंबाइन होकर HCl बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे एक Cl क्या हो गया, एलाइल पोजीशन पे ऐड हो गया। तो ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, और ये क्या बना मेरा, एलाइल क्लोराइड, यानी कि इसको मैं बोल सकता हूँ 3-क्लोरोप्रोपीन। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एक रिएजेंट जिसका नाम है NBS। दोस्तों NBS को फुल फॉर्म क्या होगी, N ब्रोमोसक्सिनामाइड। क्या होगी, N ब्रोमोसक्सिनामाइड। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। कैसा, ऐसा। भाई है मेरे पास CH2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे NBr। ये है मेरा इसका फॉर्मूला NBS का। अब ये जो NBS का फॉर्मूला है, या ये जो NBS है, ये एलाइलिक ब्रोमिनेशन करवाएगा, या फिर ये क्या करवा सकता है, बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन करवा सकता है। तो चलिए करके देख लेते हैं। भाई मेरे पास है, मान लीजिए कोई भी कंपाउंड है, CH3CH डबल बॉन्ड CH3, एक प्रोपीन ले लिया मैंने, CH2 आएगा। अब इस प्रोपीन की रिएक्शन मैंने इसके साथ करवा दी, NBS के साथ। तो यहाँ पे HMu की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एलाइलिक ब्रोमिनेशन। भाई ये हो गया मेरा एलाइलिक ब्रोमिनेशन। इसके अलावा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस Br की जगह H आ जाएगा और एक कंपाउंड मेरा ये बन जाएगा। इसके अलावा देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
इथीन नहीं देता। कौन नहीं देगा? इथीन नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि इथीन के पास कोई एलाइल कार्बन नहीं होता, इसलिए इथीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। इसके अलावा बात करें, अगर मान लो मेरे पास है टॉल्विन, ये क्या है? टॉल्विन है। अब टॉल्विन के अंदर अगर मैं NBS डालूं तो क्या होगा भाई? इसका एलाइल कार्बन है, इधर मेरे पास क्या हो जाएगा? ब्रोमिनेशन हो जाएगा, एलाइलिक ब्रोमिनेशन, बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसे। इसके अलावा अगर मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड है, ये कौन सा कंपाउंड है? ये कंपाउंड है भाई, इसके पास यहाँ पे हाइड्रोजन। एक्चुअली यहाँ पे जब NBS डालेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बनेगा। अब देखो फ्री रेडिकल जो है, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से मैं वो करूँगा, लेकिन याद रहे ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, फिर ये कार्बन, इसका जो नेक्स्ट कार्बन है वो कौन सा होगा? ये। तो ये क्या होगा? मेरा एलाइलिक कार्बन होगा। यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ पे क्या लगेगा? फ्री रेडिकल। देखो फ्री रेडिकल, ये मैंने लगा दिया फ्री रेडिकल। याद रहे कि टर्शरी फ्री रेडिकल, अब ये टर्शरी है भाई, एक कार्बन ये एक है, ये टर्शरी है, तो टर्शरी वाला मोर स्टेबल फ्री रेडिकल होता है। और जब इसके ऊपर ब्रोमीन अटैक करेगा तो यहाँ पे एक ब्रोमीन और अटैच हो जाएगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। आगे बात करते हैं, इसके बाद आती है हमारे पास पॉलीमराइजेशन। भाई देखो पॉलीमराइजेशन का मतलब सबको पता है। क्या पॉलीमराइजेशन का मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल बार 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 रिपीट होते रहेंगे और पॉलीमर बन जाएगा। अगर मैं उनमें उस छोटे से यूनिट की बात करूँ तो उसको मोनोमर बोलते हैं, यानी कि इनका सारा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट को अगर देखूं, मैं एक पॉलीमर के मॉलिक्यूलर वेट को निकालना चाहूं तो मैं मोनोमर को देख लेता हूं कि मोनोमर का पहले तो मॉलिक्यूलर वेट क्या है और उसकी कितनी यूनिट है, तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। देखो पॉलीमराइजेशन मेरा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से भी हो सकता है और आयोनिक मैकेनिज्म से भी हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं अगर मान लो मेरे पास है इथीन, तो इथीन से मेरा क्या बनेगा? पॉलीइथीन बनेगा। सही बात है। और जो पॉलीथीन है यानी कि पॉलीथीन है वो इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है? इंसुलेटिंग, कोटिंग, शीटिंग, मोल्डेड प्रोडक्ट्स में किया जाता है। इसी के अलावा अगर मान लो तुम्हारे पास है प्रोपीन, तो प्रोपीन से आप क्या बनाओगे? प्रोपीन से आप पॉलीप्रोपीन बना सकते हो। देखो पॉलीप्रोपीन को कोएलीन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोएलीन भी बोला जाता है। और यही होता है प्लास्टिक दोस्तों। क्या होता है? प्लास्टिक। तो प्लास्टिक की फॉर्मेशन आप कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे अगर एक कैटलिस्ट की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा कैटलिस्ट यूज होता है और जिसका नाम है जिगलर नाटा। क्या नाम है? जिगलर नाटा। याद रहे जिगलर नाटा का जो फॉर्मूला है, मतलब जो कैटलिस्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या है? R2 नहीं होता, R3 एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम क्लोरीन 4, ये होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन में हेल्प करता है। इसके बाद हमारे पास लास्ट रिएक्शन आती है जो होती है आइसोमराइजेशन। भाई आइसोमराइजेशन किसको नहीं पता? सबको पता है। यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होगा वो एल्यूमिनियम क्लोराइड आप ले सकते हो या फिर इसका सल्फेट फॉर्म ले सकते हो। इनमें से कोई भी कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हो। और आइसोमराइजेशन आपको करवाना है तो आइसोमराइजेशन जैसे मान लीजिए आपके पास है क्या? ब्यूटीन। क्या है आपके पास? ब्यूटीन है। अब जब आप इसका आइसोमराइजेशन करवाएंगे तो कैटलिस्ट आप यहाँ पे कोई भी यूज कर लो इनमें से, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? ये तो डबल बॉन्ड करेक्टर इधर शिफ्ट हो जाए, तो ये लो मैंने कर दिया, एक सिंगल बॉन्ड लगेगा यहाँ पे CH3, ब्यूटटूइन बना दिया ब्यूटीन से, तो ये इसका आइसोमर है। या फिर मैं आइसोब्यूटाइलिन बना दूं भाई, आइसोब्यूटाइलिन भी बना दूंगा तो वो भी क्या होगा? इसका पॉलीमर होगा, सॉरी आइसोमर होगा।
सही बात है, आइसोब्यूटाइलिन। तो ये क्या हो गए, आइसोमराइजेशन हो गई। इसके अलावा दोस्तों जो एल्कीन के यूजेस की बात कर लेते हैं, एल्कीन्स के यूजेस की। भाई एल्कीन का जो इस्तेमाल है वो सबसे पहले किया जाता है प्लास्टिक फॉर्मेशन में। अभी अभी हमने पॉलीमराइजेशन में पढ़ा प्लास्टिक फॉर्मेशन, कोयलीन बनाया, पॉलीप्रोपीन बनाया, उसी को क्या बोलते हैं, प्लास्टिक बोलते हैं। दूसरा, इसका इस्तेमाल किया जाता है वेल्डिंग के अंदर। तीसरा, इनका इस्तेमाल किया जाता है एज ए गुड फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में, प्रिजर्वेटिव। या फिर इनका इस्तेमाल किया जाता है फ्रूट राइपनिंग में, भाई फलों को पकाने में। या फिर इनका इस्तेमाल किया जाता है एज जनरल एनेस्थेटिक बनाने में, यानी कि यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इथीन का विद 10% ऑक्सीजन के साथ। हम यहाँ पे एल्कीन का इस्तेमाल करते हैं मस्टर्ड गैस बनाने में। देखो मस्टर्ड गैस कैसे बनाई जाती है, कुछ इस तरीके से। आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा एक इथीन, आपके पास होगा H2Cl2, आपके पास एक और मोल होगा किसका, इथीन का। अब यहाँ पे दोनों इथीन और ये H2Cl2 यहाँ पे कंबाइन होते हैं और कुछ इस प्रकार से CH2Cl, CH2, यहाँ पे एक सल्फर, एक CH2 और यहाँ पे CH2Cl, ये कंबाइन हो गए और एक सल्फर यहाँ से बाहर निकल गया। सो यही है आपकी मस्टर्ड गैस। इस मस्टर्ड गैस का जो फॉर्मूला का जो नाम है वो या तो हम बोल सकते हैं 2,2- या फिर मैं बोल सकता हूँ बीटा-बीटा- डाइक्लोरो। भाई इसमें 2 क्लोरो हैं, डाई इथाइल, बस 2 इथाइल हैं, सल्फाइड। ठीक है, यही होती है मेरी क्या, मस्टर्ड गैस। दोस्तों मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, भाई कैंसर वैंसर को ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ हमारी जो एल्कीन है, ये पार्ट हमारा एल्कीन का यहीं ख़त्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, एल्काइंस के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि इस बार आप ज़्यादा बेहतर समझ पाए होंगे। आगे हम और मेहनत करेंगे दोस्तों, और आप प्लीज़ डिफेंस तैयारी को क्या कर दो, लाइक और सब्सक्राइब ठोक दो, और हर बच्चे के पास ये वीडियो जानी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एल्काइंस के साथ।